Hello guys, you are heartily welcome in EduFun Baba classes. लास्ट क्लासेस में अपन ने पढ़ा था कि यूएस का इन्वेजन कैसे हुआ था, ईरान इराक और 9/11 जो इंसिडेंट हुई थी यूएस पे, जो अटैक हुआ था वो हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूएस फॉरेन पॉलिसी। देखो यार, मतलब यूएस एक ऐसा कंट्री है ना जो अपनी हेगेमनी हमेशा इस्टेब्लिश करके रखता है, अपनी पावर दूसरों को दिखाता रहता है और दूसरों को पावर अपने काम करवाता रहता है। उन लोगों से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके लोगों से, वो उसका काम होता है। ठीक है, तो आज हमें यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है, आज उसको डायसेक्शन करेंगे। हम काट काट के देखेंगे आखिर वो काम कैसे करता है, डायसेक्शन करना। ठीक है, आज अपन उसकी फॉरेन पॉलिसी को डायसेक्शन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो यूएस, ये मान के बंदा जो है अपना यूएसए है, ये हमेशा हेगेमनी चलाता रहता है। ये हर कंट्री को ऑर्डर रहता है कि नहीं, तुम इसका सामान लेना बंद करो, तुम इसका सामान लेना बंद करो, तुम मेरा ही जो इंपोर्ट है, सामान है, जो भी चीज़ है हमसे वेपन से लो। जैसे इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा रहा है अभी S-400 मिसाइल के कारण, जो हमने रसिया से खरीदी है। वो कह रहा है तुम रसिया से क्यों खरीद रहे हो, तुम रसिया से नहीं खरीद सकते, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, जबकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। ठीक है, उसके बाद भी उसकी हेगेमनी चल रही है। तो ये चीज़ क्यों चल रही है, इसके पीछे का बैकग्राउंड हम समझते हैं कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, ये 1945 से 2010 तक स्पेशली अपन लेके चलेंगे। मतलब 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इसका डोमिनेंस और बढ़ गया। फिर 1991 के बाद 2010 तक मैक्सिमम डोमिनेंस रहा और अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा वीक और वीकर होता जा रहा है। ठीक है, तो अपन मेनली 45 से 2010 तक का जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वो किस तरह से वर्क करती थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूएस फॉरेन पॉलिसी है, जैसे अगर यूएस को थोड़ा सा आप मैप में देख लो, आप अपना मैप निकालो। यूएस को अगर आप देखोगे तो ऊपर है कनाडा, बीच में मिडिल में यूएसए और उधर पे मैक्सिको। ठीक है, और यहाँ पे पैसिफिक सी, नॉर्थ पैसिफिक सी, साउथ पैसिफिक सी, नॉर्थ अटलांटिक सी और साउथ अटलांटिक सी। ठीक है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है जिसका बेनिफिट भी उसको मिलता है ट्रेड में। ठीक है, अब जो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी जो मेकर हैं उसके, वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं इसको 2 टाइप में, कि किसी कंट्री के साथ किस तरह के रिलेशन बना के रखना है, वो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कि वो कंट्री किस टाइप की है, डिक्टेटरशिप है उसका, कंट्री का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, क्या वो डिक्टेटरशिप टाइप का है। जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है। ठीक है, किसी को भी मरवा देता है, अगर तुमने उसकी पसंद की कटिंग नहीं कराई, हेयर कट नहीं कराया, तो हो सकता है कल तुम जिंदा ना बचो, सुबह आप उठो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चेक करता है कि पहले डिक्टेटरशिप है, ईरान इराक उस साइड इस चीज़ का यूज़ करेगा मैक्सिमम। पहले चेक करेगा कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम कैसा, डिक्टेटरशिप टाइप का है, तो फिर क्या पॉलिसी अपनाना है उसको, नीचे वाली। अगर डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश है, तो वहां पे किस टाइप की फॉरेन पॉलिसी अपनाना है। इस 2 टाइप की फॉरेन पॉलिसी को वो लेके चल रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे अपन डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इनके साथ वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करके चलता है। ठीक है, वो क्या देखेगा फॉरेन पॉलिसी में, सबसे पहले डेमोक्रेसी है। ठीक है, एक चीज देख लिया उसने कि डेमोक्रेसी है। अब उसने देखा कि क्या वो अपने फ्रेंडली है, अगर कोई कंट्री उसका फ्रेंडली है, फ्रेंडली टू यूएस, डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन उसके बाद यदि वो कंट्री जो है यूएस का फ्रेंडली है, तो क्या करेगा, मैक्सिमम नेगोशिएशन करेगा कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो हमेशा कोशिश करेगा नेगोशिएट करने की कि हमेशा मैं किस में रहूँ, सरप्लस में रहूँ, मुझे हमेशा ही फायदा हो। तो टॉक फॉर मोर प्रॉफिट, हमेशा किसके लिए बात करेगा कि आप हमें ज़्यादा फायदा दीजिए, आप अपनी मार्केट को ओपन रखिए, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, एमएलसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपकी कंट्री में आके क्या कर सके, बिजनेस कर सके। ठीक है ना, ये सब वो चाहेगा, ओपन मार्केट चाहेगा, तो यहाँ पे पैसा कमाएगा। तो फर्स्ट क्या था, अगर डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक में भी कैसा है, अगर यूएस का फ्रेंडली है तो उसको बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करना है, टॉक करना है, उससे आराम से प्यार से बात करना, भाई मान जा तू, मान जा। ठीक है, अगर फ्रेंडली है तो। लेकिन यदि फ्रेंडली नहीं है तब क्या करेगा वो, अगर नॉट फ्रेंडली विथ अ यूएसए,
नॉट फ्रेंडली है तो वो दो चीजें देखेगा। पहली चीज देखेगा क्या उसके पास ऑयल, मिनरल और वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या उसके पास ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, मिनरल्स हैं और वेल्थ है। अगर ये तीन चीजें हैं तो वो हमारे काम का है। अगर पुअर है, ऑयल भी नहीं है, तो हमारे काम का नहीं है। जो पुअर है उसको छोड़ दो, पुअर है और जिसके पास ऑयल भी नहीं है उसको वो छोड़ देगा। किसको पकड़ लेगा? जिसके पास ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं और वेल्थ है, उसको पकड़ लेगा। अब चूंकि अपन को पता है कि जब सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ वो बेस किस पे बेस था? सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा की तरह पूरा बेस था नेचुरल पेट्रोलियम और ऑयल्स पे, नेचुरल ऑयल्स पे, सॉरी नेचुरल गैसेस पे, ऑयल्स पे, पेट्रोलियम और डीजल पे। और ये सारा इन सब का प्रोडक्शन कौन करता है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत मैक्सिमम एक्सपोर्ट यही करते हैं। ठीक है, तो वो देखता था अपनी फॉरेन पॉलिसी में कि हमें उस देश के साथ कैसे फॉरेन पॉलिसी अपनाना है कि यदि उसके पास नेचुरल ऑयल है, क्योंकि उसको नेचुरल ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी हमेशा। ठीक है, उसको अपनी इंडस्ट्री को रन करना है। और हमें भी ऐसे इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना 90% जो है नेचुरल ऑयल्स जो है वो हमेशा एक्सपोर्ट करता है। अरब से करता है, ईरान से करता है, इराक से करता है। तो ऐसी अमेरिका को भी ज़रूरत होती है। तो देखता था कि वो कंट्री जो है उसके पास नेचुरल ऑयल है, वेल्थ है, मतलब पैसा वाला है, सीधी बात है, और ऑयल है, तो उसके साथ किस तरह से बात करना है? पहली चीज करता था उसको किस करो। किस मतलब जाके किस नहीं करना, फिजिकली किस नहीं करना, मतलब उसको फ्रेंडली टॉक करो जाके। ठीक है, मनाने की, सब बेटा मान जा, बेटा मान जा, इस टाइप की कोशिश करना। ठीक। सेकंड होता है हग देम, गले लगा लो। जब ज़्यादा प्यार करो तो गले लगा लेते हैं कि नहीं यार भाई देखो थोड़ा सा हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे, तुम थोड़ा सा ज़्यादा हमें दो, लेकिन वो ये करता था। ठीक है, तो हक देम। और थर्ड होता था प्रेशर इकोनॉमी, मतलब उसकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दो। ठीक है, जैसे अगर अभी इंडिया की इकोनॉमी में अगर यूएसए सैंक्शन लगा दे तो अदर कंट्रीज जो हैं इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। जब इंडिया के साथ अदर कंट्री ट्रेड करना बंद कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारे जो कंट्री से अदर कंट्री में सामान भेजा जा रहा था, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। मान के चलो आलू है, टमाटर है, इसको एक्सपोर्ट, एग्जाम्पल के लिए टमाटर को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहा था सामान, उसको उसकी मदद से उनको फायदा मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, टमाटर खराब नहीं हो रहे थे। ठीक है ना, टमाटर को टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट कर देते थे। अब ये कमोडिटी जो है, सामान जो है, इनका एक्सपोर्ट रुक गया तो हमारे फार्मर्स की इनकम रुक गई। जब फार्मर्स की इनकम रुक गई तो मतलब नेशनल इनकम रुक गई, मतलब भारत की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ठप्प पड़ती जाएगी। ठीक है, अगर यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दे तो वो देखता था कि अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऑयल और नेचुरल गैस उसके पास हैं, और यदि वो पहले कोशिश करता था प्यार से मान जाओ, फिर साम दाम दंड भेद तीनों चीजें अपना लेता था फिर उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद उसको प्रेशर डालता था इसको इकोनॉमी पे कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे। ठीक है, और थर्ड और एक और चीज थी, अगर क्या है फ्रेंडली कंट्री है और नेचुरल ऑयल है और उसके साथ साथ उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर पावर है तो उसके ऊपर भी ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता वो, क्योंकि वो समझता है कि अगर कुछ हमने ज़्यादा प्रेशर किया, नॉर्थ कोरिया हो गया एग्जाम्पल, ईरान क्यों डेवलप करने की कोशिश कर रहा है? ईरान जो है अपनी कंट्री में न्यूक्लियर पावर्स, जो न्यूक्लियर जो पावर है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका हमेशा इसके ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है ताकि ये कभी भी न्यूक्लियर पावर, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बन पाए। अमेरिका हमेशा सैंक्शन लगा के रखता है, और ईरान वाला हमेशा कोशिश करता है, अपने यहाँ पे आए दिन नए नए टेस्ट करता है कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाएं। ठीक है, क्योंकि यूएस जो अभी जितने सैंक्शन लगा रहा है, अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी उसके बाद उतने सैंक्शन वो नहीं लगाएगा, क्योंकि वो डरेगा कि इसके पास भी न्यूक्लियर पावर है। ठीक है ना, तो वो देखता था कि अगर हमारे फ्रेंडली है और उसके पास न्यूक्लियर पावर है, तब हम उसके अंदर डायरेक्ट इन्वेजन नहीं कर सकते। डायरेक्ट इन्वेजन तो हम मिलिट्री के थ्रू इन्वेजन नहीं कर सकते। तो क्या करता था, तुम जहां कहते ना मिलिट्री काम नहीं कर सकती, वहां मीडिया काम करती है। तो उस कंट्री की नेगेटिव इमेज बनाना पूरे वर्ल्ड में, मीडिया को खरीद लेना, उसकी वर्ल्ड में नेगेटिव इमेज बनाना और उसके कंट्री के अंदर सिविल वॉर कर देना। मतलब
उस कंट्री की एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से झगड़ा करा देना, उसके रिवोट्स हो जाना, दंगे हो जाना, दंगे भड़क जाना। जैसे अपनी कंट्री में होता ना कि अगर हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़का दिए, अगर भारत को अगर बर्बाद करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वा दो, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहेंगे और इकोनॉमी ठप हो जाएगी। और यही चाइना और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ते रहें और इंडिया वाले ठप हो जाएं। लेकिन ये हमारी है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बड़े प्यार से रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करता था, यूएसए कोशिश करता था कि वहां उस कंट्री के अंदर सिविल वॉर हो जाए, सिविल वॉर हो जाए। जब सिविल वॉर नहीं होता है, अगर सिविल वॉर नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर ली नहीं हुआ सिविल वॉर, तो फिर करता है पपेट गवर्नमेंट। पपेट मतलब क्या होता है? पपेट मतलब कठपुतली, है ना। जैसे कठपुतली को अपन जैसे भी हाथों से जैसा भी नचाओ तो वो डांस करती है अपने अकॉर्डिंग, जो उसका मास्टरमाइंड है उसके अकॉर्डिंग पपेट काम करती है। तो पपेट गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कंट्रोल कौन कर रहा हो? यूएसए। एक्चुअली में है यहाँ की गवर्नमेंट, मान लो कि इराक में गवर्नमेंट है, ठीक है, इराक में गवर्नमेंट है, लेकिन उसको मेन कंट्रोल जो पावर है वो किसके पास हो? यूएसए के पास हो। तब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है? पपेट गवर्नमेंट है। पपेट गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास खुद की पावर ना हो, खुद की पावर ना हो, वो किसी अदर कंट्री के पावर से वो काम कर रही हो। वो जैसा यूएसए जैसा कहेगा वैसा उसको करना पड़ेगा। यूएसए कहेगा कि हमें तुम्हारे यहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो हमारे लिए फील्ड प्रोवाइड करो, तो हमारे लिए व्यवस्था करो, सारे सेटअप जमा के रखो, तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेगा? यदि फ्रेंडली नहीं है, न्यूक्लियर पावर है, तो पहले तो कोशिश करेगा कि वहां पे सिविल वॉर करा दे, मीडिया को भेज दे, मीडिया की नेगेटिव, पूरे वर्ल्ड में उसकी नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करे। फिर उसके बाद भी नहीं मानेगा तो पपेट गवर्नमेंट बैठा देगा कि अगर मान लो कि वहां पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसने दंगे करवा दिए और अदर जो राइवल्स अपोजिशन पार्टी थी उसको बिठलवा दिया, उसको जदलवा दिया, उसकी अपनी मसल पावर से, मसल पावर मतलब क्या बोलना चाहिए, अपने जो मिलिट्री पावर है उसकी मदद से यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट को बिठलवा दिया। तो ये तरीका था किसके साथ? डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ, ठीक है। ऐसा अक्सर कर पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत होता रहता है ना। पाकिस्तान का पहले, अभी थोड़ा कम हो गया है यूएसए का, लेकिन पहले पाकिस्तान में इंटरफेरेंस होता, क्योंकि पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, न्यूक्लियर पावर भी है, तो उसको भी थोड़ा सा वो मैनेज इस तरीके से करता रहता था। अब फॉरेन पॉलिसी का सेकंड पार्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिक्टेटरशिप। जब डिक्टेटरशिप का नाम आता है तो एक नाम हमेशा आता है हिटलर, नाजीवादी, नाजिज्म, हिटलर नाजिज्म, इटली का मुसोलिनी, हिटलर मुसोलिनी। और अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, 2020 की बात करूं, तो आ जाता है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, क्या नाम है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, चेक कर लेना आप, कि जो भी हो, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटरशिप। अगर धोखे से भी आपने कटिंग उसकी मन की नहीं कराई तो रात को सोए सोए पता नहीं कि तुम जिंदा हो कि नहीं, कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा बचोगे सुबह तक, ठीक है। तो वो था डिक्टेटरशिप। तो अब ऐसे कंट्रीज में जैसे इराक वगैरह में, वहां पे चूंकि उसके पास नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है, नेचुरल ऑयल्स वगैरह ज्यादा हैं, और हर कंट्री चाहता है कि उसको जो सप्लाई है नेचुरल गैसेस की, नेचुरल ऑयल्स की, मिनरल्स की, हमेशा बनी रहे, ठीक है। और उसकी जो रेट है कम रेट पे बनी रहे तो ठीक है, लेकिन कम रेट पे, मिनिमम रेट पे हमें वो चीज नेचुरल गैस मिले। तो अब वही प्रोसेस यहां पे भी अपनाएगा। यदि कोई डिक्टेटरशिप कंट्री है, उसको मतलब नहीं है कि हमें तुम्हारा डेमोक्रेसी बनाना है, हमें तुम्हारा भला करना है, हमें तुम्हारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस लाना है तुम्हारे कंट्री में। उसको ऐसा मतलब नहीं कि तुम्हारी कंट्री को डेमोक्रेटाइज करना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना है, ऐसा भी नहीं था। वो तो सिर्फ देखता था अपना फायदा कि डिक्टेटरशिप है, तुम रहो डिक्टेटरशिप, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक तुम हमें प्रॉब्लम नहीं कर रहे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप है अगर वो नॉट फ्रेंडली टू यूएस है, अगर फ्रेंडली है तो वही काम करेगा, मैक्सिमम नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेगा, अगर फ्रेंडली है। लेकिन फिर वही कंडीशन बनेगी, अगर नॉट फ्रेंडली है और हैव द ऑयल्स, ऑयल मिनरल्स, नेचुरल ऑयल्स, नेचुरल मिनरल्स हैं उसके पास, तब वो फिर से वही पॉलिसी अपनाएगा कि इन्वेड करेगा, कोशिश करेगा इन्वेड करने की। कैसे इन्वेड करेगा? या तो मिलिट्री के थ्रू करेगा या तो मीडिया के थ्रू करेगा, मतलब उसकी जो फॉल्स न्यूज़ेस हैं, उसकी जो एक बैड पिक्चर है मीडिया में बनाने की कोशिश करेगा,
वो कहेगा कि देखो वहाँ की गवर्नमेंट लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है, हम वहाँ पे जा रहे हैं उनके लोगों को अच्छा करने, उनके लोगों को फ्रीडम देने, उनके लोगों को डेमोक्रेटाइज करने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने। इससे हमसे ब्रिटिशर्स लोग हमसे कहते थे, इंडिया वालों को, हम तुम्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं, हम तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं, हम तुम्हारे वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें फ्रीडम दे रहे हैं, हम तुम्हें एक सिस्टम बना के सिखा रहे हैं, हम तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा कौन कहते थे? ब्रिटिशर्स कहते थे। ऐसे ही यूएसए वाला कहेगा, लेकिन एक्चुअली उनका पीछे पर्पस क्या था? इकोनॉमिक पर्पस था, वो सिर्फ अपन को लूटने आए थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स। ऐसे ही यूएसए भी हमेशा जब भी कहीं भी इन्वेजन करता है तो बोलता है कि हम अच्छे काम करने लिए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा उसका पीछे क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही वो हमेशा जाता है, ठीक है। तो फाइंड द वे, कोई ना कोई तरीके से इन्वेड करेगा, ठीक है, इन्वेड करेगा, मीडिया के थ्रू करेगा, सिविल वॉर करने की कोशिश करेगा। अगर नॉट फ्रेंडली है और ऑयल्स है, अगर नॉट फ्रेंडली है लेकिन उसके पास ऑयल्स नहीं है, पुअर है, तो इग्नोर कर देगा सीधा सीधा। देख रहे हो पॉलिसी? देखो, अगर उसके पास ऑयल नहीं है, उसके पास वेल्थ नहीं है, गरीब नेशन है, ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज पुअर हैं, तो वहां पे ज़्यादा परेशान नहीं होता, वो वहां ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑयल नहीं है, ठीक है। तो ये था यूएस की फॉरेन पॉलिसी। ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी लगभग अभी भी इस सिनेरियो में भी ऐसे ही चल रही है। यूएस हमेशा कोशिश करता है कि वर्ल्ड का जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, और जो ओपन मार्केट पॉलिसी है वो बनी रहे, क्योंकि ओपन मार्केट पॉलिसी से मैक्सिमम बेनिफिट किसको होता है? यूएसए को होता है, ठीक है। तो हमेशा वो कोशिश करेगा, और चूंकि यूएस इज अ हेगोमोनिक पावर, और हेगोमनी का काम ही ये होता है कि वर्ल्ड के जो सिस्टम को ओपन रखना, है ना, जो वर्ल्ड है उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ओपन रखने का काम, जो सी रूट होते हैं, जहाँ से समुद्री जहाज जाते हैं, शिप जाती हैं, उस एरिया वहाँ पे मिलिट्री प्रोवाइड करना उनके लोगों को, ताकि वहाँ पे जो हाईजेक करने वाले या फिर शिप को चोरी वगैरह करने वाले सोमालिया कंट्री पर इसके लिए बदनाम है कि वहाँ के जो पायरेट्स होते हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी, वो सोमालिया कंट्री के ऊपर बनी है। जितने भी जहाज निकलते थे, शिप निकलते थे, उन पर अटैक करके उनका सामान लूट लेते थे। तो यूएस जो है रियल टाइम में वर्ल्ड के किसी भी एरिया में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, किसी भी जगह जहां आप वर्ल्ड की मैप पे उंगली रखोगे, वहां पे आपको रियल टाइम में वो पहुंचा के बताएगा। उसकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग है, समझ रहे हो ना। तो वो हमेशा अपनी इस मिलिट्री पावर की मदद से कोशिश करता है कि पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है ओपन रहे। जहां जहां से सी रूट्स हैं, सी लाइन्स हैं, जहां जहां से शिप जाती हैं बड़ी बड़ी, जैसे हमारे जो इंडो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ से जो पूरा ट्रेड होता है अमेरिका के थ्रू, जो रेड ओशियन, चाइनीज ओशियन जो है, वहाँ नॉर्थ चाइना ओशियन जो है, वो कह रहा था कि हमारा एरिया है, तो उसको भी फ्री करने की पूरी कोशिश करता रहता है यूएसए, क्योंकि उसकी जो कंपनियां हैं वहाँ से मार्केट करती हैं, वहाँ से बिजनेस आता है, उनका सामान आता जाता रहता है। तो ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट को ओपन रखने का काम, ताकि कोई कंट्री अगर कोई शिप जा रही है तो उसके ऊपर अटैक ना करे, कोई जो पायरेट्स हैं वो उसके ऊपर अटैक ना करे, और इन सब की सेफ्टी का काम हमेशा किसका होता है? हेगोमोनिक कंट्री का होता है। तो अभी हेगोमोनिक कंट्री कौन है? यूएसए है। तो यूएसए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। लेकिन हालांकि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो धीरे धीरे से वो अपने ड्यूटी से हाथ खींच रहा है, क्योंकि देखो इसका थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन आपको जो विजन है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ कि आप अपने सोचने का तरीका कैसे बदलेंगे, ठीक है। आपको यूपीएससी तक में यूपीएससी में काम आएगा। आप अपने सोचने का नज़रिया बदलिए। देखना, जैसे कि अगर सी लेंस हैं, अगर यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक जहाँ जहाँ से ट्रेड हो जाता है वो एरिया ओपन रहेगा, सबको लिए प्रोवाइड रहेगा, ठीक है। लेकिन पैसे कौन खर्च करेगा? उसका रेवेन्यू जो स्पेंड होगा वो यूएसए का होगा, उसकी मिलिट्री सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन एक अदर कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, चाइना हो गया,
रसिया चाइना हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये ऐसी कंट्रीज क्या हैं, उसकी इस पावर का यूज़ करके जहाँ जहाँ वो ट्रेड करते हैं वहाँ ये कंट्री भी चली जाती हैं और फ्री में ट्रेड कर लेती हैं और वापस आ जाती हैं। उनको उनकी शिप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम यूएसए की तरफ से होता है, ठीक है, मतलब ऐसे एग्जैक्टली प्रोवाइड नहीं करते लेकिन फ्री करने का काम रहता है उसका, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हेगोमोनिक कंट्रीज के अंडर रहने से उनको ये बेनिफिट हो जाता है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएसए की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका रीज़न यही है, क्योंकि इसका फ़ायदा यूएसए जो है हेगोमोनिक कंट्री है तो उसका फ़ायदा इंडिया को भी मिलेगा अगर हम उसके साथ फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है। हालांकि ये देखने वाला है कि अगर हम रसिया हमारा जो पुराना ओल्ड सबसे बेस्ट फ्रेंड रहा है, हर टाइम हमारी हेल्प करता है, कि उसके साथ अगर अपने इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं अगर वो थोड़े से खटास में आए और क्योंकि हम यूएसए के पास जाएंगे तो सिंपल सी बात है हमारे रिश्ते थोड़े खटास में आएंगे, लेकिन हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये है फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस बना के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।